बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर लिसनिंग टू मोहम्मद खलील। दोस्तों क्या हाल चाल है? आप देख रहे हैं स्टडी हाउस। तो इसमें आपको मैं जो आज का हमारा लेक्चर, इसमें मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान में जो है वो बताऊंगा और आपके मैं सारे पॉइंट इंशाल्लाह ताला क्लियर कर दूंगा जो इसके जो रिलेटिव होंगे। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर ले ताकि जो आने वाले लेक्चर का अपडेट आपको मिलती रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट हुए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इंतहाई ईजी वे में बताऊँगा और ओवरऑल FIR से लेकर जो चालान तक का सारा प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊँगा। और ये मैंने मुख्तलिफ बुक्स स्टडी के बाद जो है बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो कुछ बुक्स में मौजूद हैं और बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो कुछ बुक्स में मौजूद हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट हुए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान के अंदर, इसे शॉर्टकट इसकी एब्रीविएशन जो है लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले जो होता है ये स्टार्ट कैसे होता है प्रोसीजर, जो हमारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर जो कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो कोई जो हो वक़ूआ जिसे हम कहते हैं वो होता है, जिसे हम इंसिडेंट कहते हैं। इंसिडेंट के बाद जो होता है इंसिडेंट के बाद एक जो उनमें से होता है कंप्लेनेंट होता है। कंप्लेनेंट क्या होता है? ये बताता है कि ये हुआ है और मेरे साथ जो है ये ज़्यादती जो की है इन लोगों ने की है, उसमें वो है एक कंप्लेनेंट होता है। जो कंप्लेनेंट होता है वो एक रिटन एप्लीकेशन जो है देता है अपने जो है रिलेटिव पुलिस स्टेशन में, या हम जो है रिटन एप्लीकेशन रिलेटिव पुलिस स्टेशन भी कह सकते हैं और किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात कर रहे हैं। लेकिन जो है हमारा बेसिक यहाँ पर जो चल रहा है वो पुलिस का मैटर चल रहा है। तो हम जो है मैं आपको पुलिस के निज़ाम के जो थ्रू में बताऊँगा। अच्छा, जो सारा प्रोसीजर वो कैसे होता है। तो कंप्लेनेंट जो है रिटर्न एप्लीकेशन देता है जो है अपने जो मुतलका पुलिस स्टेशन के अंदर कि जी ये लोग थे, इन्होंने मेरे साथ ये किया, या पुलिस जो है कंप्लेन दर्ज करती है। कंप्लेन दर्ज करने के बाद जो है वहाँ पर जिसे हम जो फ्रंट डेस्क कहते हैं, जो पुलिस स्टेशन के अंदर शीशे वाला कमरा जिसमें जो है लोग पढ़े लिखे नहीं उसे इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो कंप्लेन आप दे देते हैं। कंप्लेन होने के बाद क्या होता है, कंप्लेन जो है फॉरवर्ड हो जाती है एक जो है ASI को, कम से कम ASI रैंक के बंदे को, जिसे हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं। जब ये उसे मार्क होती है तो वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिर क्या करता है, एप्लीकेशन उसके पास चली जाती है। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि इंसिडेंट हुआ, कंप्लेन हुई, रिटर्न कंप्लेन फॉरवर्ड हुई ASI को, और जो है ये सारा SHO साहब की जो निगरानी के अंदर होता है। अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, ASI जो होता है वो ये देखता है कि या कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसे हम IO कहते हैं, IO यानी मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो ये देखता है कि 2 तरह के जो होते हैं मुकदमात होते हैं। एक कोगनाइजेबल होता है और एक होता है नॉन कोगनाइज्ड। इनमें क्या फ़र्क है ये मैं जब इन दोनों को पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको डिटेल के अंदर इनके बारे में जो बताऊंगा। जस्ट यही मैं आपको बता देता हूँ कि ये काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म है, ये नाकाबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल वो मुकदमात होते हैं इसके अंदर जो है पुलिस जिनकी FIR रजिस्टर्ड नहीं कर सकती, और पुलिस किसी भी आदमी को जो है अरेस्ट नहीं कर सकती मजिस्ट्रेट साहब के आर्डर के बगैर। जो ये होते हैं कोगनाइजेबल केसेस, इसमें पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है और जो है FIR भी जो है रजिस्टर्ड कर सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। लोग ज़्यादातर जो है नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंसेस को कोगनाइजेबल ऑफेंसेस बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो कुछ दफ़ा जो 452 है और 344 इसी तरह जो है हवाई फायरिंग की दफ़ा, यानी कि जो नाकाबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म यानी कि जो बेलेबल केसेस नहीं हैं उनकी जो है मुकदमात जो है दर्ज किए जाते हैं, कर्ज के साथ रिटर्न एप्लीकेशन में दे देती है। तो पुलिस जो है जांच पड़ताल के बाद जो है इसके जो चांसेस होते हैं ये बहुत जो है कम होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की जो 100 एप्लीकेशंस हों तो उसमें जो इनके मुकदमात दर्ज होते हैं वो 1 या 2 मुकदमात दर्ज होते हैं। तो ये जो नॉन कोगनाइजेबल केसेस को जो है कोगनाइजेबल केसेस जो है बनाया जाता है। तो ये इसमें जो है मसला होता है। अच्छा, पुलिस FIR किस में रजिस्टर्ड करती है? पुलिस का जो सारा मैटर है वो FIR के बाद जो है शुरू होता है।
पुलिस देखती है मेडिकल। मेडिकल देखने के बाद ये देखती है कि ये मेडिकल के अंदर दफ़ात लगाई गई हैं जो उनके तहत अगर तो वह नॉन बेलेबल, उनमें से एक भी नॉन बेलेबल हो तो पुलिस जो है एफआईआर रजिस्टर्ड कर देती है। अगर पुलिस फिर भी एफआईआर रजिस्टर्ड ना करे तो एक कोर्ट का प्रोसीजर होता है जिसमें हम 22A/22B के तहत एक पिटीशन दायर करते हैं और उसमें अपनी जो है डिटेल के बारे में बताते हैं। यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल केसेस कौन से हैं। इसमें जो है CRPC 150 जो है 5 के तहत जो है मैजिस्ट्रेट साहब आर्डर दे सकते हैं कि पुलिस को कि इन आदमी को जो अरेस्ट करें या फिर इस मामला को इंटेरोगेट्स जो है किया जाए। और जो पुलिस अगर ये ऑफेंसेस हुआ है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस हुआ है, तो पुलिस 154 CRPC के तहत जो है एफआईआर जो है रजिस्टर्ड कर लेती है। एफआईआर रजिस्टर्ड के बाद जो है सारा प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होता है और होने के बाद जो है सारा जो निज़ाम एक कवर अप जो चलता है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, अब हम एफआईआर से ये शुरू करेंगे। इसमें तो आपको बता दिया, ये जो दोनों में डिफरेंस है ये मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों में डिफरेंस बताना शुरू कर दिया तो डिफरेंस इतना लंबा हो जाएगा कि लेक्चर जो हमारा जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी वजह से जो उनके रिलेटिव जो पॉइंट होंगे मैं उसी में ही जाके बताऊंगा। अच्छा, अब जो है एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, एफआईआर अगर जिसे हम जो है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कहते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। अच्छा, ये रजिस्टर्ड हो गए। रजिस्टर्ड होने के बाद फिर जो है नेक्स्ट जो है प्रोसीजर तैयार होता है। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद जो तो होते हैं करप्ट पुलिस ऑफिसर, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन आपके पैसों के ऊपर डिपेंड करती है, और जो ईमानदार लोग होते हैं उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है मेरिट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ही एफआईआर जो है रजिस्टर्ड होने के बाद जो है जो आईओ, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कहते हैं, जिसे हम आईओ भी कहा जाता है, यानी उसे हम शॉर्टकट आईओ के नाम से जान लेते हैं। आईओ होता है वो उस स्पॉट पे जाता है जहाँ पर भी जो हो वो इंसिडेंट जो है प्लेस हुआ होता है, जहाँ पर वो वक़ूअ-जात हुआ होता है, वहाँ से वो जो नक्शा बनाकर लेकर आता है जी। अच्छा, नक्शे में आप इस बात को जो बिल्कुल घबराएं नहीं कि जो नक्शा उन्होंने जो एफआईआर के मुताबिक होता है वही होता है। अच्छा, अगर हमारी जो एफआईआर के अंदर गलतियां ज़्यादा हों तो ये हमारी एफआईआर जो है हमारे ट्रायल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये एफआईआर जो होती है एक फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पुलिस ने आपके जो है अगेंस्ट जो है एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी। अब आपको इस बात का इल्म है कि अगर आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे तो आपको जो है अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो कर भी कर सकते हैं। फिर आप क्या करें, आपको पता है कि जब भी किसी पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो एफआईआर रजिस्टर्ड होने के 25 आवर्स के अंदर जो है वो एफआईआर जो मुतलका मजिस्ट्रेट के साहब की अदालत में चली जाती है, और आप वहाँ से जो अपने जो वकला हजरात या अपने जिस वकील के ज़रिए वहाँ से एफआईआर लेके वहाँ से प्री अरेस्ट बेल करवा सकते हैं, जिसकी वजह से पुलिस आपको जो है अरेस्ट नहीं करेगी। तो ये तो जब मैं बेल पढ़ाऊंगा तो बेल में मैं सारे इन टॉपिक्स को जो है बेल वालों को क्लियर कर लूँगा। अच्छा, अब हम एफआईआर की बात करें तो ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, मैंने आपको बताया। अब आईओ जो है इंसिडेंट स्पॉट के ऊपर चला गया, वहाँ से उसने जो है ग्राफ बनाया। ग्राफ उसने बनाने के बाद वो आ गया उसने अपना इन्वेस्टिगेशन जो है अपना मामला सारा जो है स्टार्ट कर दिया कि कैसे जो हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है और कैसे जो इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, ये उसका डिपेंडेंसी है। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं कि इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। अगर आपको इसका जो है पता चल जाए कि आपका जो आईओ है वो जो दूसरी पार्टी के साथ जो है मुलव्वस है, उनसे उसने पैसे वसूल कर लिए हैं और वो आपके ख़िलाफ़ ही लिखेगा, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन आप जितनी मर्ज़ी एप्लीकेशन दे लें, आप जितनी मर्ज़ी एप्लीकेशन दे लें, लेकिन वो उससे जो एसपी साहब हों या फिर आपके डिप्टी साहब हों, ये सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसको अपनी निगरानी के अंदर जो है लिखवा सकते हैं कि ये बात लिखें, ना कि उस जो है मिसल के अंदर जो हिस्सा बन सकते हैं, ना ही उसमें अपने हाथ से कुछ लिखते हैं। जो आईओ होता है उसके पास ही जो है आपके सारे जो कुएँ की जो है इख्तियारात होते हैं, आप जितनी मर्ज़ी एप्लीकेशन दे लें, इसका कोई भी जो है निज़ाम जो है
सेटल नहीं होता। ये बदकिस्मती से कहा जाता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो रिपोर्ट्स के ऊपर साइन किए जाते हैं, ना कि जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है किसी भी मामले के ऊपर। अच्छा, अगर तो आपको ये पता चल जाए कि जो आपका इंसिडेंट जहाँ पर हुआ, जो आपका एनवाईओ है जिसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं, ये दूसरी पार्टी से मुलव्वस है, तो फिर एक ही चीज़ है कि उसकी जो है वो उस पुलिस स्टेशन से ट्रांसफ़र हो जाए। पुलिस स्टेशन से अगर तो उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो आपकी जो पुलिस फाइल, जो आपके इंसिडेंट होने एफआईआर के बाद पुलिस फाइल बनी है, पुलिस फाइल जो आपकी बनी है, फिर वो जो नेक्स्ट आईओ को जो है ट्रांसफ़र होगी। अगर नेक्स्ट आईओ भी इसी तरह का होगा तो फिर तो आपको जो ऐसे ही जो निज़ाम के साथ चलना पड़ेगा। अगर वो ईमानदार हुआ तो वो आपके सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसकी ट्रांसफ़र हो जाए, अदरवाइज़ आप उससे जो उसकी पुलिस फाइल वो नहीं ले सकते, और ना ही वो नेक्स्ट जो उसको फॉरवर्ड हो चुकी होती है वही फिर उस मामले को जो है इंटरोगेट करता है। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब जो है नेक्स्ट प्रोसीजर जो हमारा स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक बता दिया। हाँ, जब वो अपनी पुलिस फाइल को मुकम्मल कर लेगा और पुलिस फाइल की, जिसे हम फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं, जिसे हम चार्ज शीट भी कहते हैं, वो जो है अपनी मिसल को जिस पुलिस फाइल को जमा करवा देगा, फिर आप क्या करेंगे कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, आप एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास एक दरख्वास्त देंगे कि आया कि जो ये है हमारी इन्वेस्टिगेशन की गई है, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई, लिहाजा जो हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है किसी और के सुपुर्द करी जाए, ताकि तो ये जो हमारा निज़ाम जो है सारा वो आईओ जो है, जो इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रोसीजर है, ठीक हो सके। इसमें जो अगर ये तो चेंज हो जाए, तो ये जब भी चेंज होगी, जब ये जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साहब इस बात को ये देखेंगे कि आया कि इसमें जो है जो सबूत दिए गए हैं वो आईओ ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर दिए हुए हैं, या इन लोगों को थ्रेड किया गया, या इस तरह की जो बात हुई हो, तो फिर वो उसमें जो चेंज इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसकी अगर आपकी परसेंटेज की बात करें तो 90% में से जो 90% जो चेंज नहीं होती, और जो 10% है वो चेंज होती है, क्योंकि आपके आईओ को भी वहाँ पर बुलाया जाता है और आपका आईओ जो कहता है उसके मुताबिक ही जो है, ये मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूँ, उसके मुताबिक ही जो आपको सारा जो इंटरोगेट किया जाता है, और आपकी जो कहते हैं जी नहीं, जो आपकी जो है चेंज इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। फिर दूसरा, अगर जो चेंज इन्वेस्टिगेशन ना करें तो दूसरा प्रोसीजर कोर्ट का होता है। आप कोर्ट के अंदर भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, लिहाजा जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो कोर्ट आर्डर उसके दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। याद रखेंगे, कोर्ट जो होती है पुलिस के कमेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती, अपनी डिसीजन भी ले सकती है, लेकिन ज़्यादातर कोर्ट जो उन मुकदमात में फ़ाइट या दूसरे मुकदमात में इन्वेस्टिगेशन के मामला पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर ही जो है फैसला कर देते हैं, लेकिन वो उसके पाबंद नहीं होते, लेकिन वो उसकी मान भी सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने आपको जो है इन्वेस्टिगेशन चेंज का भी जो सारा निज़ाम जो है बता दिया कि आप कैसे इन्वेस्टिगेशन जो है आपकी रीएडमिशन होगी। अच्छा, ये जब एसएसपी साहब ये फॉरवर्ड करेंगे किसी डीएसपी साहब को, जो डीएसपी साहब उस बात को जो है सुनेंगे, सुनने के बाद फिर वो स्टैंडर्ड बोर्ड बैठेगा, बोर्ड में भेजेंगे, वहाँ पर उसको शवाहद को देखा जाएगा, और देखने के बाद ये डिसीजन ली जाएगी कि इसे जो स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर भेजा जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए या ना की जाए। तो ये सारा जो चेंज इन्वेस्टिगेशन का मैटर है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आपको जो आपके इन्वेस्टिगेशन का मामला भी बता दिया किस तरह होता है। अच्छा, इसमें एक आपको छोटा सा और मैं एक टॉपिक बता देता हूँ जो है बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है। पिटीशन आपने दायर कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस, हम गलती कहाँ पर करते हैं, पुलिस ने आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की, आपने क्या किया, 25A और 22A 22B के तहत जो है कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दे दी, लिहाजा जो मेरा मुकदमा पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही, और जो है पुलिस को चाहिए मेरा मुकदमा रजिस्टर करे, लिहाजा कोर्ट के अंदर आपका जो वकील हजरात हैं वो इसके तहत जो है पिटीशन दायर कर देते हैं। पिटीशन जब दायर हो गई, दायर होने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किस्मत के साथ पुलिस ने जो है आर्डर हो भी गया, कोर्ट ने जो आर्डर कर दिए कि इस मुकदमात को आप दर्ज कर लें, तो जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया। दर्ज होने के बाद फिर क्या होगा, पुलिस फिर उसे जो है डिस्चार्ज कर देगी।
डिस्चार्ज कर देगी, या फिर उस FIR को जो है ख़त्म कर देगी, आपके पर्चे को खारिज कर देगी, आपके पर्चे को कैंसिल कर देगी। तो आप फिर उसमें क्या कर सकते हैं, ये आपका जो है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो सबसे ज़्यादा है, आपका जो डिस्टेंस है वो ही बढ़ेगा। अगर आप इसके तहत भी आपका मुकदमा दर्ज होगा तो पुलिस जो है, ये सब कुछ जो इसकी डिपेंडेंसी है ये IO के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ईमानदार है या करप्ट है। अगर हम IO की बात करें तो अगर IO किसी भी मामले को इंटेरोगेट, तो IO भी इसमें क्या कर सकते हैं, जिसकी साइड नहीं लेते और वो कहता है जी ये इनके साथ मिला हुआ है। लेकिन जो IOs होते हैं, जो ईमानदार जिसे हम IOs कहते हैं, वो हर कोई मामला जो उसे मेरिट के ऊपर करने की, जो हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर था कि पाकिस्तान के अंदर जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जो इंटेरोगेशन वो कैसे की जाती है। तो ये मैंने आपको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया। अब थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपके ऊपर जो कोई है FIR रजिस्टर्ड हुई हो तो आपको उस FIR के अंदर अरेस्ट किया जा सके। अच्छा, IO का मैं इख्तियारात, अगर मैं आपको IO के इख्तियारात के बारे में बताऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि IO के पास इतने इख्तियारात हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि IO के पास जो है इख्तियारात कितने हैं। IO अगर देखें कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस में कि ये जो है मामला इतना सीरियसली नहीं है, तो वो क्या करता है, नॉट सीरियस मैटर, तो ये सीरियस मैटर तो नहीं है, तो IO जो है उसी वक्त जो है अरेस्ट करने का पाबंद भी नहीं है। तो ये बहुत सारी प्ले है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस के बारे में बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि अगर आपका IO दूसरी पार्टी के साथ जो है मिला हुआ है और जो उसमें बेलाफाइड है तो आप इसमें क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।